People, hi. First of all, a very happy Mother's Day to all the beautiful mamas around the world, around us, in the society. Everyone, मेरा नाम हार्दिक है and here is my friend Kaushal. Hi, again, happy Mother's Day to all the beautiful mothers and all the caring mothers. अभी लॉकडाउन में हमें यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं खाना खिला रहा है. आज भी हमें हमारी मॉम ही खाना खिला रही है. सो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर मॉम ऑल्सो. आप लोग आज यही सोच रहे होंगे कि हम दो लोग आज ऑनलाइन कर क्या रहे हैं लाइव. जैसे आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया कोविड से परेशान है. हम सब लोग लगभग 50 दिन से हाउस अरेस्ट पे है. आगे ना जाने और ये सिलसिला कितने दिन चलेगा. जहाँ कोविड की वजह से सारे छोटे बड़े बिजनेसेस डाउन है, हमारी इकोनॉमी नोज डाइव ले चुकी है. फूड का इश्यूज है, माइग्रेन का इश्यूज है, और वैक्सीन के ट्रायल एंड एरर सारी दुनिया में न्यूज में है. सो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि व्हाट विल बी आफ्टर कोरोना. ब्रो, जस्ट चिल मैन. अच्छा. अब इतने बड़े सवाल का जवाब तो शायद ही मैं दे पाऊं, पर इस टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं और तुम एक कोशिश जरूर कर सकते हैं. करेक्ट करेक्ट. जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ हमारे आसपास कई ऐसे कॉमन मैन हैं जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रह चुके हैं. तो इन्हीं सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर ध्यान हमारा आज तक नहीं गया है. यस, परफेक्टली सेड. ऐसे लोग जो शायद आप और हमारे साथ हमेशा रहते हैं, पर शायद ही हमने उनको नोटिस किया हो. बस ऐसे ही लोगों की सक्सेस स्टोरीज हम यहाँ पे लाएंगे. उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, उसके बारे में हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे. उनसे उनसे कन्वर्सेशन करेंगे. सॉरी. एंड चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, आर्टिस्ट हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन भी क्यों ना हो. करेक्ट. तो उसी तरह का आज हमारा एक म्यूजिकल मेहमान हमारे साथ ज्वाइन होगा. बस वी आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाए. वो जैसे ही ज्वाइन हो जाएगा हम लोग उसके साथ आपका इंट्रो करवा देंगे. बट बिफोर वो ज्वाइन हो, लेट मी गिव एन हिंट कि वो हमारा एक सितार आर्टिस्ट है. सो वो हमारे साथ ज्वाइन करे उसके पहले हार्दिक यहाँ पे मेरा फ्रेंड आपके साथ कुछ छोटे से सितार के ट्रिवियाज आपके साथ शेयर करेगा. सो हार्दिक, आई वुड लाइक यू टू शेयर सम सितार ट्रिविया विद आवर ऑडियंस. अच्छा गाइस, सितार फाइनली एक प्राउड मोमेंट हम ले सकते हैं कि सितार वाज इन्वेंटेड ऑन इंडियन सॉइल्स. कुछ मिडिवियल इरा के टाइम पे सितार का इन्वेंशन हुआ था. करेक्ट करेक्ट. या मिडिवियल इरा यानी जो मुगलों का जो जमाना था. या ओके. वो लोग काफी मतलब म्यूजिकल एनकाउंटर्स बहुत होते थे, जो उनके टाइम पे ही ये एक इन्वेंशन था. हजरत आमिर खुसरो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई होप आई एम नॉट रॉन्ग. हजरत आमिर खुसरो जी का एक इन्वेंशन था ये. अच्छा, आज के जो हमारे जो गेस्ट है उनका एक छोटा सा एक बैकग्राउंड हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं. मैं ही इज अ नेशनल एंड एन इंटरनेशनल प्लेयर. काफी जगह पे ऑलरेडी उन्होंने अपना टैलेंट शोकेस किया हुआ है. बीजिंग में एक म्यूजिक कंजर्वेटरी है, वहां पे उन्होंने अपना टैलेंट शोकेस किया हुआ है. फिर शंघाई में किया हुआ है, सिंगापुर में भी किया हुआ है, दुबई में भी गए हुए थे अपना सितार का टैलेंट शोकेस करने. काफी नेशनल इंटरनेशनल बैंड्स के साथ भी उन्होंने परफॉर्म किया है. जैसे रिनी, शेल्डन, टबी, जीनो बैंक्स, इस तरह के बड़े बड़े जो बैंड है, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है, उनके साथ कोलैबोरेट ऑलरेडी इनका साथ कर चुके हैं. करेक्ट करेक्ट. एंड पर्सनली हम दोनों इनके बहुत बड़े फैन हैं. सो आज के जो हमारे मेहमान है, हु इज दैट पर्सन हु हैज दोस मैजिकल फिंगर्स. वो हमारे पर्सनल सितार मेस्ट्रो है, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. एंड आई कैन गारंटी यू कि जब तक ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म होगा आप सब उनके फैन हो जाएंगे. सो लेट मी गाइज प्रेजेंट यू अ सितार मेस्ट्रो, a magical sitar player, Mr. Mandar Naam Joshi. Hi, Mandar sir.
Good evening, Mandar sir. Hello, Namaste. hello, hello. Namaste. Very good Hi. evening to everybody. वेरी गुड इवनिंग मंदार कैसे हो सर। भाई? हाँ हाँ हाँ, बस बढ़िया है सर जी। आ, हम लोग कुछ स्टार्ट करें, उसके पहले ऑडियंस कब से वेट कर रही है कि आप कुछ प्ले करके सुना है। एंड स्पेशली आज मदर्स डे है, तो स्पेशली मदर्स को डेडिकेट करता हुआ आप एक कुछ प्ले कीजिए सर। Okay. Uh, Ladies and gentlemen, आपकी the Mandar Ram Joshi in the house. सितार की आवाज ठीक आ रही है? अरे बहुत बहुत मस्त, एकदम कानों में एकदम मधुर लग रही है एकदम सर जी। So this is for every mother on this earth. कोशिश की है छोटी सी। ये मेरा ये बहुत ही मेरे करीब सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है। आई होप यू हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस सॉन्ग। Yes, yes. Beautiful track from the beautiful person. अच्छा, मणि, थैंक yes. यू सो मच। Again, थैंक यू सो मच। sir, thank you so much again for obliging our request and coming live with us. So again, I would give an introduction to this famous personality. He is the national and the international player. He has already performed with the Conservatory of Music, Beijing. He has performed in Singapore. He has performed with Gino Banks, Sheldon, तभी ये जो काफी बड़े नाम है, जो लोग म्यूजिक को काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, दे मस्ट हैव गॉट द फेमिलियरिटी. So let's start the evening with the famous, Wonderful. the wonderful, the humble, the guy who again has those magical fingers and even the golden heart, Mandar Nam Joshi. Yes. Oh my, Hi. Mandar Nam Joshi. this is very much overwhelming by you guys. Thank you so much. You know, it is always a pleasure to be with you guys, and it's not now. It's been a long time. ऐसा नहीं कि हम कल मिले हैं. We know each other from a very long time, and it's always been a pleasure for me to be a part of any activity what you have
performed or planned to do. बहुत मजा आता है, और इवन यू नो दैट कि वी ऑल एंजॉय आवर ईच अदर्स कंपनी. ऐसा नहीं है कि यू नो किसी एक की ही कंपनी हम पसंद करते हैं, हम हर एक की कंपनी साथ में पसंद करते हैं. तो आई रियली प्रे टू गॉड दैट वी ऑल बी टुगेदर लाइक दिस, एंड ऐसे ही अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, और बस साथ में रहे और खुश रहे. करेक्ट करेक्ट Yes, करेक्ट. yes. यस. So, अच्छा, आज हम यहाँ पे जो मेन लाइव आए हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, दैट इज बिकॉज आपकी सक्सेस स्टोरी हमें सब तक पहुंचानी है. हाँ जी. सो लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल थिंग, कि जब इतना अच्छा प्ले कर रहे हो सितार, वो क्या मतलब आपको बचपन से ही आपको था? हाउ यू डेवलप योर टेस्ट, कैसा कुछ हमें स्टार्टिंग एक आइडिया दे सकते हो आपके अर्ली स्टेजेस ऑफ योर सितार, प्री सितार स्टेज जिसे हम कह सकते हैं, कि आपके हाथ में सितार ऐसा जो प्ले कर रहा है, उसके पहले हाउ यू वर देयर, कैसे था? वेल, टू स्टार्ट ऑफ विथ, हमारे घर में म्यूजिक में कोई नहीं है. मतलब म्यूजिक में मैं अकेला हूँ हमारे घर में जो प्रोफेशनली म्यूजिक फील्ड में है. तो पहली बात तो जाहिर है कि मुझे कोई बैकिंग नहीं है. जैसे फैमिली बैकग्राउंड होता है म्यूजिक का, या कोई ना कोई हमारे घर में होता है जो म्यूजिक से रिलेटेड होता है, दादा बोलो, चाचा बोलो, मामा बोलो, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक का टच होता है, तो हेल्प हो जाती है. तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि कोई भी, ना मेरे मदर के साइड पे ना मेरे फादर के साइड पे कोई भी म्यूजिक में नहीं है. तो मैं अकेला हूँ जो म्यूजिक एज अ प्रोफेशन लिया हूँ. तो पहली बात तो ये है कि वो बहुत टफ है मेरे लिए म्यूजिक फील्ड में कुछ करके, यू नो, यू गेट योर नेम इन फ्रंट ऑफ पीपल. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, मैं सितार पहले से नहीं बजाता था. मैं करीबन 22 साल का था तब से मैंने सितार बजाना चालू किया, और शुरुआती दौर में सितार मेरा हॉबी रह चुका है, और it has just become profession since last 3.5 years to 4 years, not more. I used to work before. मैं पहले बाकायदा काम करता था, और सितार मेरे शौकिया बजाता था मैं अपने लिए. तो it has always been like sitar is something that gives very pleasing atmosphere for me. मेरे को बहुत अच्छा लगता था सितार बजाने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता था. तो सितार वैसे मैं कंटिन्यू किया, और पता नहीं, मतलब नाउ इट इज माय प्रोफेशन. तो इट इज नॉट, जस्ट टू टेल यू कि इट इज नॉट फ्रॉम माय चाइल्डहुड. सितार मेरे चाइल्डहुड से नहीं है मेरे साथ में. मैं 22 साल का था तब से मेरे साथ सितार है. So that's how the sitar, you know, I got into sitar. Actually, if you ask me कि किस तरह से मैं प्रभावित हुआ सितार से, तो ऐसा था कि वन फाइन डे मैं प्रोग्राम देख रहा था. मेरे कॉलेज के वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था. तो वहाँ पे एक बैंड आया था परफॉर्म करने. तो जब वो परफॉर्म कर रहा था तो वहाँ पे सितार भी थी. तो सितार उसमें इतनी अच्छी घुल मिल गई थी, उसका जो प्रिपरेशन था, या जो भी सितार में बजाया, जो भी कंपोजिशन था, वो इतना प्यारा था कि आई डोंट नो, आई जस्ट फेल फॉर इट. सितार के लिए मेरा प्यार इतना भर गया कि पता नहीं, वो मुझे बस ऐसा लगा कि वो मुझे चाहिए, वो जिंदगी में ये चीज मेरे जिंदगी में जरूरी है. तो तभी ये चीज मुझे पहली बार ऐसी लगी, और वहां से मेरी सितार का, मतलब बोलते हैं ना कि वो जो जर्नी है कि भाई सितार सीखनी है, कैसे करे, क्या करे, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. तो दैट्स हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड मी, कि मुझे लगा ऐसे कि इसके अलावा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है. मैं पहले तबला और ये सब बजाता था. तबला बजाता था मैं पहले, परकशंस करता था, ड्रम्स बजाता था. मैं कोंगो, बोंगो, जेम्बे, तुम्बा, ये सब बजाता था. तो रिदम सेक्शन में मैं काफी बजाता था. स्ट्रिंग सेक्शन नहीं पता था कुछ भी. तो उस दिन से मुझे सितार. हाँ जी, बनी क्या बोल रहे हैं? ये तो मैं यही बोल रहा था कि आपने जो सितार जो चूज किया अपनी आगे की प्रोफेशन या हॉबी या जो भी बोलो वो, तो क्या डिफरेंस रहा है आपका सितार के पहले से जर्नी से और सितार के बाद की जर्नी से?
डिफरेंस ऐसा है कि देखो भाई कि सितार धीरे धीरे जैसे समझ में आता है कि क्या है। पहले तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे सितार सितार सितार, पर इट इज नॉट दैट इजी। मैं मेरे हिसाब से कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी म्यूजिक अगर तुम सीरियसली करते हो तो वो इजी नहीं होता। क्योंकि ऐसा है कि जब तुम कोई चीज प्रोफेशनली करना चाहते हो तो उसके लिए ट्रेनिंग अलग से होती है, उसके लिए रियाज अलग से होता है। तुम कभी कभी बस ऐसे ही बजाना चाहते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी कभी सितार सिखाता हूँ तो मुझे सामने से लोग बोलते हैं कि भाई अरे मुझे सिर्फ एक दो गाने सीखने हैं, या फिर मुझे थोड़ा सा सितार सीखना है बस कि मैं किसी को सुना सकूं, कि मेरे घर में पार्टी हो तो लोग आए और बोलते हैं ना कि सितार सुने। तो हर एक का अलग अलग ट्रेनिंग होता है कि तुमको क्या करना है, उसके हिसाब से तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। तो जब मैंने शुरुआत की सितार तो मैंने एज अ हॉबी शुरुआत की थी। तो वो रिगरस ट्रेनिंग नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल ट्रेनिंग था। थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ आलाप, लिटिल बिट ऑफ आलाप तो था ही नहीं पहले, क्योंकि आलाप तो खुद से डेवलप की चीज होती है, आलाप कभी सिखाया नहीं जा सकता। सितार का एक ये फंडा है कि तुम आलाप किसी को सिखा नहीं सकते। जो आलाप होता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आलाप क्या होता है। यस यस, थैंक यू, यस बताइए। ये एक छोटा सा पैटर्न बताया मैंने आपको। तो करेक्ट ये करेक्ट आलाप करेक्ट। जो है, आलाप जो है इट इज समथिंग दैट यू योर सेल्फ डेवलप। तुमको जब रागों के बारे में मालूमात होती है, तुमको जब कोई चीज समझ में आती है, जब तुम्हारा दिमाग उतना काम करने लगता है कि भाई तुमको राग समझ में आने लगता है, तुमको ना उस्ताद ने दी हुई तालीम तुमको समझ में आती है, तो तब जाके तुम अपने आप फ्रेजेस बनाते हो। जैसे ये यमन यमन राग ऐसा चलता है। तो यमन ऐसे कुछ चलता है। तो ये अभी जो मैंने बजाया, तो ये यमन का चलन थोड़ा बहुत था। अ, तो इसके जो फ्रेजेस है, जो फ्रेजेस हम बजाते हैं तो वो उस्ताद जी सिखाते हैं। लेकिन अगर आलाप है तो आलाप हमको खुद को डेवलप करना होता है, तुम किस तरह से उसको समझते हो, तो वो चीज होती है। तो बात ऐसी थी कि रिगरस ट्रेनिंग नहीं था मेरा पहले शुरुआती में, बहुत ही नॉर्मल ट्रेनिंग था जब मैंने सितार शुरुआत की थी। और इट वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल, लाइक जैसे थोड़े से छोटी छोटी तान होती है जैसे। यस, करेक्ट। तो थोड़ा सा आई एम जस्ट ट्राइंग। अभी ये जो मेरा प्लेइंग है, ये जो मेरा प्लेइंग है आपने जो अभी सुना, ये मेरे जो अभी जो उस्ताद असद खान जी है जिनसे मैं तालीम ले रहा हूँ, ये जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है तो ये वहाँ की है।
मैं पहले जैसे बजाता था मैं अभी वैसे नहीं बजाता हूँ, क्योंकि अलग अलग जगहों की तालीम अगर होती है तो तुमको जो अच्छा लगता है तो तुम उस तरह से बजाने की कोशिश करते हो। तो ये जो स्टाइल है मेरा जो प्ले का, तो ये स्टाइल मेरे उस्ताद जी की है, तो वो घराने की जो तालीम है। तो मैं मेवाती, अब बताना चाहता हूँ कि मैं मेवाती घराने की तालीम लेता हूँ उस्ताद अब्दुल खान जी यस से। यस, हम लोग आपको यस। एक्चुअली हम लोग आपको पूछने ही वाले थे, बट यू हैव ऑलरेडी हाँ फिक्स्ड भाई। इट। मैं आपको एक और चीज पूछना था, जैसे आपने बोला कि पहले आप सितार एज अ हॉबी आप प्ले करते थे, बट नाउ आप ट्रू। आपने उसे एज अ प्रोफेशन सिलेक्ट किया हुआ है। तो नाउ ट्रू। एज अ हॉबी आप क्या ऐसा प्ले करते हो जिससे आप सितार से भी डिस्कनेक्ट ना हो जाओ, या मतलब अपने आप को समझो इससे कुछ अलग कर सको वैसा? मतलब यू वांट टू आस्क कि मैं अभी हॉबी के लिए क्या करता हूँ? अभी ऐसा Yes. हॉबी आप अभी क्या करते हो हाँ, ऐसा, which is except from sitar. एक्सेप्शन सितार? ओके। प्रॉमिस मी कि मैं जो बोलूंगा तो वो तो यू विल नहीं, नॉट। हम किसी को नहीं बोलेंगे। हम किसी को नहीं बोलेंगे, डोंट वरी। नहीं नहीं, यू वेरी वेल नो व्हाट आई डू। तो आई डू बेकरी एज माय हॉबी। या Yes. यस तो यस या यस, देखो कितने दोनों के मुंह पे कितनी खुशी आ गई अचानक से। हाँ हम लोग को आज भी वो Uh, डेथ बाय चॉकलेट याद है सर, Death by जहाँ आई नो पे आई नो। इट chocolate वाज अ वेरी ganache. गुड टाइम। Yes. या चॉकलेट गनोइस, अभी भी ये गनोइस बोल रहा है। आई विल जस्ट स्टिक टू द चॉकलेट बिकॉज बाकी का तो मैं फंबल कर दूंगा नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, तेरा फंबल में पंच है। पंच तेरा फंबल में ही है। करेक्ट है। अच्छा ऑडियंस, बिफोर हम लोग आगे बढ़े उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, आपको मंदार सर से ऐसा कोई सॉन्ग प्ले करवाना है तो हम वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्ले कर सके। तो आपके जो भी रिक्वेस्ट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप डालते जाइएगा, सो दैट हम उसको एक थोड़े टाइम के बाद हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वो हमारे लिए प्ले करें। अच्छा सर जी, एक सवाल। जैसे बोलो हर बोलो। कोई सुपरस्टार, हमारी नजर में आप भी एक सुपरस्टार है, तो हर कोई अरे नहीं नहीं, सुपरस्टार कोई वाइल्ड मोमेंट्स ऑन या ऑफ स्टेज पे कुछ हुआ होगा आपके साथ? वाइल्ड मोमेंट्स मतलब मेरे साथ कि मैं जब किसी के साथ बजा रहा था या फिर मैंने कोई एक्सपीरियंस किया क्या? एनी टाइम, मतलब आप जब शिखर के लिए प्ले करने गए होंगे और वहां पे ऐसा हाँ कोई हाँ। वाइल्डेस्ट मोमेंट या कोई फैन मोमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी कोई मतलब भी। जो इंटरेस्टिंग आपके दिमाग में आपको याद रह गया हो। आई रिमेम्बर वन थिंग कि मैं यही जो हार्दिक ने अभी नाम जिसके लिए कि रीनी मंसाटा, शेल्डन डिसल्वा, टबी, और ये आई रिमेम्बर दिस इंसिडेंट वेरी वेल बिकॉज ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए पर जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे थे वो पूना का प्लेस था। कोरेगांव पार्क में एक जगह थी, वहाँ पे हम लोग प्ले कर रहे थे। और मेरा बीच में सोलो रखा था उन लोग ने कि जैसे अभी रीनी मैम गाएंगी तो उनके गाने के बीच में एक छोटा सा मेरे को एक गैप दिया था 5 मिनट 10 मिनट का कि जहाँ पे मैं बजाऊँ मुझे जो चाहिए। तो मैंने बजाया 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 तो बजाने के बाद काफी सारे वंस मोर आए बजाने के लिए। तो वापस मैंने बजाया तो एक्सटेंड हो गया मतलब 5 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे वो बड़ा एक्सटेंड होते गया। और फिर फाइनली मुझे भी मतलब बोलते हैं ना कि रीनी थी तो रीनी ने ऐसे मेरी तरफ देखा, मुझे लगा कि अरे मुझे भी तो चांस मिलेगा कि नहीं आज। तो दैट वाज समथिंग, दैट वन इंसिडेंट कि मैं बोला यार कि बिकॉज मैं बहुत उनसे जूनियर हूँ, अभी भी मैं बहुत जूनियर हूँ उनसे। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, दुनिया भर को पता है कि जीनो बैंक्स कौन है, शेल्डन डिसिल्वा Yes. कौन है, फिर टबी कौन है, रीनी मंसाटा इज अ वेरी गुड सिंगर फ्रॉम न्यूयॉर्क, एंड ऑल दीज पीपल आर वेरी बिग इन द इंडस्ट्री। तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट था कि भाई लोग मेरी सितार पसंद कर रहे थे। और ये अभी की बात नहीं, काफी टाइम पहले की बात है जब मैं सितार शौकिया बजाता था। करेक्ट ये करेक्ट मान लो करेक्ट। ये मैं सितार शौकिया बजाता था तब मुझे वो शो मिला था उनसे। तो ऐसी थी। और उसके बाद में ऐसा एक मतलब ऐसा सिचुएशन हुआ कि हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, आई फिनिश्ड माय प्रोग्राम एंड देन
I can see like a lot of women around me, Oh, and I was seriously very surprised कि भाई क्या हुआ all of a sudden, इतना क्या मैंने कर दिया कि भाई इतने सारे फैन हो गए मेरे ऑन द स्पॉट. तो आई गेस नहीं मुझे ये ऑडियंस से आई गेस पहली बार मुझे किसी ने हक किया, मतलब किसी लड़के ने आके मुझे हक किया. बोलते हैं ना कि एज अ फैन बोलते हैं ना कि वाह व्हाट डिड यू डू, यू नो. करेक्ट करेक्ट. तो वो मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट है कि कोई फैन इतना अप्रिशिएट करे तुमको आके. करेक्ट करेक्ट कि यस और स्पेशली यही नोट पे एक चीज मैं खुद भी बताना चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअली पर्सनली मंदार सर को बहुत बार बोला हुआ है कि मेरा और म्यूजिक का कुछ लेना देना है नहीं. आई हैव नो फेवरेट. मुझे कोई ऐसा ऐसा पर्सनल फेवरेट गाने कुछ है नहीं. मुझे क्लासिकल का कुछ नॉलेज नहीं है. बट जब से मंदार के साथ मैं कनेक्ट हुआ हूँ और उनका मैंने ये सितार सुना है, आई हैव सम बिट नॉलेज. और उनके सितार के रिकॉर्डिंग्स आज भी मेरे पास है. और जब भी ऐसा कुछ टेंस मूवमेंट होता है, ऐसा कुछ लगता है कि भाई थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, तो उनके वो रिकॉर्डिंग्स में जरूर सुनता हूँ टू रिलैक्स माय माइंड. तो वो मैं आज सब लोग पब्लिकली अनाउंस भी कर दे रहा हूँ सबको कि मैं खुद भी पर्सनली इतना बड़ा फैन हूँ मंदार सर के सितार का. हाँ. अरे थैंक यू फॉर दैट सो मंदार मच. सर. अच्छा एकदम एक वाइल्ड थैंक मेरे यू. को क्वेश्चन याद एक वाइल्ड क्वेश्चन मेरे को याद आया कि समझो पहले के जमाने तुम्हारे में क्वेश्चन हमेशा ना वाइल्ड ही रहते हैं. He's a wild guy. एक Yeah, he's from wild. He's not a wild guy. He's from wild. मतलब जैसे स्टार्टिंग में ना हार्दिक ने ऐसा इंट्रो दिया था कि ये सितारे ना मेडिवल एरिया से, पौराणिक एरिया से, मतलब पौराणिक टाइम से ये चलते आ रहा है. तो पौराणिक टाइम में एक ऐसा भी एक प्रथा हुआ करता था कि हर एक वेपन बोले ना, वेपन, तो वेपन को एक नाम दिया जाता था खुद का. जैसे तलवार हो तो अच्छा. अपने तलवार का एक नाम दिया जाता था, वैसा. तो हाँ. आपका ये आपका समझो वेपन बोलो या मतलब ये आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या आपने इसमें इनका कुछ नाम दिया हुआ है क्या ऐसा? नाम तो नहीं दिया. तू अगर बोलेगा तो मैं सोचूंगा इस बारे में. डेफिनेटली सर, क्योंकि ये मतलब एक पर्सनल टच की हमेशा कुछ ना कुछ नाम होगा. अच्छा बिफोर वी मूव अहेड, यहाँ पे दो तीन हमें रिक्वेस्ट आई क्लासिकल्स में. एक ओम भावे है जिन्होंने राग झिंझोटी की रिक्वेस्ट की है. एंड सूरज की ओके. है, उन्होंने पूछा है कि आपके फेवरेट राग की कोई भी फेवरेट धन या धुन प्लीज सुनाएगा. सो आई थिंक मैं ओके. और मनी अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद करें और आपको ये टेक ओवर करने दे ताकि हम भी इसे एंजॉय कर सकें. तो पहले ओम की जो झंझोटी है तो वो मैं सुनाता हूँ. ओम बता दूं, ओम मेरे बहन का लड़का है. ओ अच्छा. हाँ. ओके. Okay. और वो भी बहुत अच्छी सितार बजाता है. ओ Okay.
ये जो मैं अभी झंझोटी में बजाने जा रहा हूँ, ये मेरे उस्ताद जी ने मतलब सिखाई हुई मेरी बंदिश है। ये हमारे घराने की बंदिश है, मेवाती घराने की, वहाँ पे जो इजाद हुई है। और उसके वर्ड्स बहुत प्यारे हैं। उसके वर्ड्स मैं आपको सुनाता हूँ। चलो हटो ना छेड़ो गिरधारी, चलो हटो ना छेड़ो गिरधारी, बतिया करत हो प्यारी प्यारी प्यारी, बतिया करत हो प्यारी प्यारी प्यारी। चलो हटो छेड़ो गिरधारी। तो ये झंझोटी था ये। और ओम को भी मैंने एक गत बताई थी, जो उसने उसने भी बजाई थी। तो मैं उसके लिए ये गत वापस उसको बजा के देखा था। शायद उसको वो सुननी है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो झपताल में है, 10 मात्रों का ताल होता है वो। और ये गत उस्ताद शाहिद परवेज जी ने बजाई हुई है, बहुत बजाई हुई है। तो मैं कोशिश करता हूँ बजाने की। तो उसने, हाँ मैं भी पढ़ रहा हूँ उसका। उसने श्योर बोला बाद में। यस 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 यस। तो अच्छा, ओम। हाँ यस जी। सॉरी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे मतलब आपने ऑब्वियसली ओम भाई की जो रिक्वेस्ट थी वो बहुत बखूबी आपने हमको भी सुनाई और एक गाना भी सुनाया। पर एक छोटा सा और एक मतलब आई डोंट नो मैं कितना अवेयर हूँ या लोग कितने अवेयर है कि बॉलीवुड में आजकल जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं तो हाँ वो हाँ। कहीं ना कहीं कोई राग से कोई इंस्पायर्ड हुआ, कोई ऐसा कोई फेमस सॉन्ग है कि एक रेफरेंस आ सके अपने को भी कि बॉलीवुड भी राग से सितार से इंस्पायर्ड हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है मणि। ऑलमोस्ट आई विल से एवरी कॉम्पोजिशन। देखो भाई, कोई भी म्यूजिक है तो वो 7 स्वरों से आया हुआ है। ठीक है। जैसे साउथ में और इन स्वरों के बीच में और कई स्वर होते हैं। जैसे हम उसको शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर बोलते हैं। कोई अचल स्वर भी है। अचल स्वर मतलब जिसका शुद्ध, कोमल, तीव्र नहीं होता, जो एक ही है, जो है सा और प। जो ये 2 स्वर है जो अचल बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ इंडियन म्यूजिक और जो कर्नाटक म्यूजिक है, साउथ इंडियन म्यूजिक,
उनमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उनमें ये जो सा और जो प है उसकी श्रुतियां भी मतलब श्रुतियां भी 1/4 से कम ज्यादा होती है। तो अगर श्रुतियां बोले तो श्रुति इसका मतलब है द टोन, द क्वालिटी ऑफ द टोन, बेसिकली द टोन ऑफ द स्वर। मतलब ये आभास होना कि वो स्वर लगा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ये सा बजा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको कि क्या है। और आई कम बैक टू मनीष क्वेश्चन वन अगेन कि भाई रागों का गानों में कितना इस्तेमाल होता है। मैं ये कितना एग्जाम्पल इस्तेमाल देके मैं होता है? आपको, हाँ, या तो ये फॉर एग्जाम्पल ये सा है, ये देखो ये सा है और ये मैंने कॉपर से ट्यून किया है। ओके। अभी मैं अगर इसको मीन से बजाता हूँ तो ये मैंने जो पहले सा बजाया था उसके जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये जो आभास होता है, ये जो भाव होता है कि वो सा के जैसे लगे, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रुति, जो कान में सुनाई देती है ऐसा। ओके। तो हमारे हमारे नॉर्थ इंडियन में और कर्नाटक में अलग अलग नोट्स हैं। जैसे हम 7 स्वर बोलते हैं, करेक्ट। सारे गामा पाधा नी, ओके। और सा जो होता है वो 8वां स्वर हो जाता है। इफ यू हैव नोटिस दिस कि या सा या रे गा मा पा धा नी, हाँ नी सा सा 8 हो जाते हैं। तो सा 8 नहीं हो जाता है, लेते, yes. सिर्फ नी लेते। तो Okay. ये जो 7 स्वर है, 7 स्वरों में उसमें एक तीव्र है जो मध्यम है, मध्यम तीव्र हो जाता है, ठीक है। मध्यम Okay. कोमल नहीं होता, ओके 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 मध्यम शुद्ध ओके शुद्ध, क्योंकि चलो अभी इसमें इसके ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है करेक्ट कि मध्यम तीव्र क्यों है। मतलब बाकी के अगर स्वर है तो उसमें कोमल और शुद्ध है। करेक्ट बाकी करेक्ट के अगर करेक्ट स्वर देखें तो उसमें कोमल और शुद्ध है। जैसे कैसे कि सा सा रे रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो हाँ सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो है अभी इसमें सा रे, ये कोमल हो गया स्वर, करेक्ट सा रे रे, फिर अभी रे के बाद में ग ग ग, तो ये पहले आ रहा है स्वर, ओके शुद्ध के पहले आ रहा है तो वो कोमल हो गया। लेकिन जब आप मध्यम के पास जाते हो तो मध्यम ऑलरेडी शुद्ध है, शुद्ध मध्यम है ये। तो ये मध्यम के बाद जो स्वर आता है वो तीव्र मध्यम है। ये मध्यम के पहले जाओगे तो ये गंधार है, ग है। तो मध्यम के पहले म नहीं है, करेक्ट 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 तो करेक्ट ग से ऊपर चढ़ा हुआ लगता है स्वर। ओके हाफ नोट ऊपर जब लगता है इसलिए उसको तीव्र बोलते हैं। तीव्र मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग या करेक्ट करेक्ट। करेक्ट करेक्ट तो ये करेक्ट करेक्ट मध्यम से ऊपर लगता है तो ये तीव्र हो जाता है। करेक्ट ये बात है। करेक्ट तो करेक्ट अभी बात बोले तो हमारे जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में जितने स्वर है वो है 12 स्वर। 12 कैसे 12 स्वर की 7 तो है अपने पास, करेक्ट 7 स्वर है ना, सारे गामा पाधा नी है। सा उसमें सा और प जो है वो न हिलने वाले स्वर है, उसको अचल बोलते हैं। करेक्ट कि ये जो स्वर है ये हिलते नहीं है, ना इसके कोमल होते हैं, ना तीव्र होते हैं, ना शुद्ध। ये सा और प ही है, इसको ओके बोलते हैं अचल स्वर। ओके बाकी के जो स्वर है उनमें एक एक और है। मतलब रे में 2 रे है, ग में 2 ग है, म में 2 म है। तो बचे कितने? 5। तो 5 के करेक्ट और एक एक अगर होंगे तो 10। 10 और सा और और दो प जो है करेक्ट वो जो ऐसे मिला के, करेक्ट करेक्ट, तो ऐसे मिला के हमारे पास 12 स्वर है। तो अभी अभी जो मणि का क्वेश्चन है कि भाई हमारे जो बॉलीवुड के जो गाने हैं, हमारे बॉलीवुड के गाने बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक पे ही बेस्ड है। पर आई विल नॉट से दिस कि सभी गाने क्लासिकल म्यूजिक के रागों पर बेस्ड। ओके उनका जो, क्योंकि क्या होता है ना, देखो भाई, ऐसे कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि हम भी कभी कभी कि क्लासिकल रागों में कोई ऐसे स्वरों का प्रयोग करते हैं
कि जहाँ पे वो ब्यूटीफुल दिखे, उनको बोलते हैं विवादी विवादी स्वर। एक ओके वादी, संवादी और एक विवादी होता है। 3 टाइप के स्वर होते हैं। वादी और करेक्ट संवादी वो रागों में होते हैं कि वो राग से बनते हैं, और जो ओके विवादी स्वर होता है वो करेक्ट राग में नहीं होता, लेकिन वो यूज किया जाता है ताकि ओके वो जो राग है वो और ब्यूटीफुल दिखे। तो ओके उसी हिसाब से अगर कोई बॉलीवुड का गाना है तो उसका जो कोई स्केल चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई गाना है जैसे, चलो मैं ये गाना बहुत बजाता हूँ, तुम मिले दिल के लिए, जो है मैं अभी मणि को ये बोलने वाला था कि ये गाना जो है वो भी बिम्पलासी में बना हुआ है। ये ओके अच्छा। राग बिम्पलासी में बना हुआ है कि कैसा। तो ये भीमपलासी का अंग है। अभी मैं अगर तुम मिले बजाऊंगा तो आप देखोगे कि सेम पैटर्न में बजेगा, तुम मिले भी सेम इसका बजेगा। देखो सुनो कैसे बजता है। हम्म नी सा ग, वो वही सेम पैटर्न है भीमपलासी का। करेक्ट नी सा ग, फिर करेक्ट हाँ एक मिनट, हाँ अनट्यून हो गई। ये होता है सितार में। ये इसलिए सितार बहुत डिफिकल्ट है कि जब आप बजाते हो, करेक्ट क्योंकि ये क्या है ना कि आपको बहुत संभाल के बजाना पड़ता है कि आपकी कभी कभी स्ट्रिंग लूज हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है सितार बजाते। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इज इट डिफिकल्ट। करेक्ट 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 सो सर तो अभी ये एक एग्जाम्पल था तुम्हारे लिए। और एक एग्जाम्पल है जो आपको पता रहेगा, बाजीराव मस्तानी में जो गाना था अलबेला सजन आयो रे, करेक्ट तो वो भी राग पे बेस्ड है, राग भूप पे। कैसे? भूप का चलन क्या है? ये भूप का चलन है, सारे गा पा धा सा। तो अभी वो गाना कैसा है आपको अगर पता है? मणि या फिर कौशल गाओ जरा गाना, वो कैसा है अगर आपको पता है तो। मैं तो पहले ही बोला कि भाई मेरे म्यूजिक से कुछ लेना देना है नहीं, मेरे कुछ फेवरेट्स तो है नहीं नहीं, नहीं लेकिन आप नहीं शायद नहीं कुछ प्ले करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ याद करके तो गा सकता हूँ। नहीं नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक अंदाज कि आप गाओगे ना तो मैं आपको पता चलेगा कि मैं जो बजा रहा हूँ उसी हिसाब से, इसलिए मैं आपको गाने के लिए बोल रहा हूँ। स्वर वोर छोड़ दो, आपको स्वर के लिए इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं। सर आप ही करो सर। सर आप ही करो, आज ही के तो शोमैन स्टार आप ही हो। आप ही शोमैन हो। अरे नहीं, अच्छा ठीक है। अलबेला सजन आयो, ये जो गाना है, करेक्ट करेक्ट। तो ये जो गाना है ये भी बिल्कुल भूप पे ही है, भूप करेक्ट पे है इसका। करेक्ट अभी यही सेम गाना अहिर भैरव में भी है, जो आपने हम दिल दे चुके सनम में आपने जो सुना था। यस यस अलबेला, वो वाला। तो उसका कैसा है, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
तो ये अहिर भैरव था। करेक्ट। तो अच्छा मणि सर, का जो, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सॉरी एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर काफी सारी मतलब रिक्वेस्ट आ चुकी थी, तो शायद हम पहले वो एक प्ले कर ले। हाँ जी, बोले बोलिए। एक ब्रिजेशा। ब्रिजेशा सेठ से रिक्वेस्ट थी, उनका एक फेवरेट गाना है कल हो ना हो से, जो टाइटल अच्छा, अरे ट्रैक है। ये तो यार अपना कौशल भाई का भी आप, फेवरेट है। हाँ कौशल भाई का भी फेवरेट है। सो एक एक बोलते ना कि यूएसपी है हमारी आपकी तरफ से हमारे लिए। सो वो एक कल होना हो की एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बकायदा, और आपको अगर पता रहेगा, बिकॉज आई नो यू वॉच ऑल माई वीडियोस, मैं या बकायदा जब भी ऑनलाइन बजाता हूँ तो मैं ये बोल के बजाता हूँ कि भाई मेरा एक फ्रेंड है, और ये जो फ्रेंड है अभी भाई सब लोग जो भी देख रहे हो, तो ये फ्रेंड है मेरा, जो पीले टी शर्ट में बैठा है। और अभी उसकी वाइफ भी ऐड हो गई है, ब्रिजेशा, कि उसको भी पसंद है मेरा बजाना, कि कल हो ना हो। तो बिकॉज ऑफ हिम, उसका जो एकदम हमेशा जोर रहता है कि भाई मंदार भाई बजाओ बजाओ बजाओ, तो एंड ये अभी से नहीं है, कॉलेज के टाइम से है। तो कॉलेज के यू टाइम। नो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा हुक्म सराखों पर। और बिल्कुल मैं बजाऊंगा, बिल्कुल बजाऊंगा। ये लोग ब्रजेशा, कौशल, तुम्हारे लिए, मतलब सभी के थैंक लिए यू बेसिकली। सबके लिए। यस, आपके जो लिए। इट इज जो नॉट, आपके कल हो ना हो सितार वाले वर्जन के फैन है, उन सबके लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल पीस था। और एक्चुअली ये जो सॉन्ग है वो आज के टाइम पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई जो है उसको जियो। आज धूप है, कल छाव होगी, छाव है धूप होगी, क्या पता ट्रू कल हो ना हो। ट्रू ट्रू ट्रू, वी ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज अ सेइंग दैट कि होप जो है
Don't Correct. lose hope is the moral of the story. Mr. Correct. Amitabh Yes. Bachchan, very great artist of India. हमारे बच्चन साहब ने ये बोला था कि डोंट लूज होप इज Don't द lose hope मॉरल is ऑफ द the स्टोरी। moral of the Correct. story. तो Right. Correct. ये मुझे लगता है कि अभी का जो ये माहौल है उसके लिए ये बहुत एप्ट है, बहुत फिट है ये चीज फिट है। कि Correct. डोंट लूज होप आगे बिकॉज या मैं ये मतलब आप जो इतना अच्छा प्ले कर रहे हो, डेफिनेटली आपको इनिशियल डेज में कुछ स्ट्रगल्स आए होंगे, जिसको आपने रिकवर किया होगा, या मतलब सी एवरीथिंग नीड्स टाइम, मनी, आपको कहीं से ट्रेनिंग लेनी होगी। तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूं आपके द्वारा कि आपने कैसे ये स्ट्रगल से आप बाहर आए, मतलब हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग। मतलब मनी फैक्टर होगा, आपको कहीं से तालीम लेनी होगी, आपको शायद वहां से नहीं मिल पा रही होगी, प्लेस होगा, लोकेशन होगा। सो प्लीज आप अगर वो कुछ शेयर कर पाए ताकि ये टाइम पे मोटिवेट हो सके। ओके, मैं इतना आपको बोलूंगा कि मैंने मन में डिसाइड कर लिया था कि मुझे सितार सीखना। करेक्ट। तो जब मैंने ये मन में डिसाइड किया तो उसके साथ जितना भी स्ट्रगल है, जितना भी जो भी उसके साथ में है, जैसे कि स्ट्रगल बोलो, हार्डशिप बोलो, या फिर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, करेक्ट। तो ये सब मैंने ऑलरेडी सोच लिया था कि ये सब चीजें होंगी, डेफिनेटली होंगी। तो पर मैं इतना बोलूंगा कि मैं ये महसूस अभी भी कर रहा हूँ कि जितना मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं लोग, मैं उतना नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ। ये मुझे बहुत अफसोस होता है। तो आई रियली फील वेरी सैड कि मैं ऐसा बोलूंगा कि स्ट्रगल जो भी था, दैट वाज नॉट इजी, दैट वाज नॉट एट ऑल इजी। और करेक्ट। बहुत ही क्योंकि एक मैं आपको बोल दूं कि एक अच्छा उस्ताद मिलना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट। और वो आई फील जो मेरे पास अभी है, आई डोंट फील आई विल हैव एनीबडी, मतलब बोलते हैं ना, इससे अच्छा मेरे पास नहीं हो सकते उस्ताद। जो मेरे पास उस्ताद है अभी, उस्ताद असद खान जी, आई डोंट थिंक कि ये जो मेरा जो भी हाथ अभी चल रहा है, या जो भी हाथ जो आपको पसंद आ रहा है, जो भी मैं बजा पा रहा हूँ, ये मेरे उस्ताद जी की बदौलत है। और बिल्कुल उनका ही आशीर्वाद है, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो मैं उतना बजा पा रहा हूँ, वरना आई डोंट थिंक कि इतना हो पाता। तो और ऐसा बोलना है कि कभी भी होप नहीं हारी है। मैं आपको ये जो भी सीखने वाले हैं, जो भी सितार के स्टूडेंट्स, या जो भी इंस्ट्रूमेंटल के, जो भी म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं, या जो भी स्टूडेंट्स है वर्ल्ड वाइड, कि कभी भी कोई भी चीज अगर हमारे लिए हो नहीं रही है, या फिर हमारे फॉर नहीं हो रही है, तो हैव पेशेंस। बिकॉज अगर आपका इरादा पक्का है, अगर आपको जहाँ पे जाना है, आपका जो मकाम है, वो अगर आपके मन में फिक्स है, तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। और आप आपकी तालीम और आपका रियाज जो है, वो आप जारी रखिए, वो आप कभी भी बंद नहीं कीजिए, कुछ भी हो जाए, बिकॉज यू नो इट इज समथिंग दैट विल ऑलवेज कीप यू गोइंग। इट इज रियाज है जो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा। ये मुझे पता है कि अगर मैं एक महीना कंटिन्यूस बजाऊं, और फिर जो नेक्स्ट मंथ का जो परफॉर्मेंस होगा, तो वो जो एक महीने का जो मैंने पूरा जो तालीम, मैंने पूरा जो तपश्चर्या की है बजाने की, या फिर जितना भी मैंने रियाज किया है, तो वो दिन दिखेगा जिस दिन मेरा परफॉर्मेंस होगा। तो मेरा बोलने का सबको यही मतलब है कि आप प्लीज होप मत छोड़िए। और अगर, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब मैंने मेरा जॉब छोड़ा है, मैंने मेरा काफी सारी मैं चीजें करता था, वो सब छोड़ के मैं म्यूजिक में आया हूँ। तो इट इज नॉट एन इजी किक। ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरे घर में कोई नहीं है कि जहाँ पे जो मुझे सपोर्ट करे, कि भाई मेरे चाचा है, या फिर मेरे मामा है, या जो मेरे पिताजी है, जो भी है, यू नो, यू हैव गॉट अ बैकग्राउंड की काफी सारे लोगों की पहचान है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहचान से भी होती है। आपको भी पता है कि मैं ऐसे यू नो ओपनली बोलूं नहीं बोलूं पता नहीं, पर एवरीबडी नोज दैट यू नो कि आप अपने जो काम है, जो भी अपना जो शोज है, या जो भी है, वो काफी हद तक पहचान में हो जाती है।
करेक्ट। तो यू नो कि मैं उसको पहचानता हूँ, उसको पहचानता है, या फिर यू नो तो हाँ बहुत बहुत ऐसा होता है। तो अपनी एक अलग पहचान बनाना, लोगों के साथ उतना रैपो बनाना, उसके बाद तुमको प्रोग्राम्स मिलना, फिर वहाँ प्रोग्राम भी ऐसा बजाना कि तुमको और प्रोग्राम्स मिले, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि करेक्ट क्योंकि बार बार तुमको चांस नहीं मिलता, क्योंकि लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं। करेक्ट यस। करेक्ट करेक्ट तुम अगर अच्छा नहीं बजाओगे, तुम अगर सही नहीं बजाओगे, तुम अगर वो तहजीब नहीं रखोगे, तो तुमको लोग निकाल देंगे। So it is करेक्ट very simple. It is very simple. But you should not lose hope because not every day is a Sunday. जैसे बोलते हैं हर यस। दिन हॉलीडे, हर दिन हॉलीडे नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई दैट इज नॉट योर डे। ऐसे ऐसे करेक्ट बहुत बार हुआ है कि भाई ऐसे बहुत बड़े 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 लोगों के साथ हुआ है कि प्रोग्राम में कुछ जमा नहीं, मूड नहीं जमा, या फिर कुछ हाथ नहीं चला, या फिर यू नो हम लोग यू नो करेक्ट तो इट इज ऑलवेज लाइक अ लेसन। ये एक सीख है जो हम सभी को सीखनी है कि भाई कुछ भी हो जाए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमको। राइट। करेक्ट करेक्ट बिकॉज यू नो देर आर लॉट ऑफ डाउनफॉल्स। करेक्ट म्यूजिक आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट ले लो, कि उसके इट इज नॉट समथिंग लाइक अ जॉब, राइट? हम लोग सुबह 9 to 5 जाएंगे, महीने के हम लोग 20 दिन काम करेंगे, सैटरडे संडे हमको छुट्टी मिलती है, 10 दिन घर पे बैठेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी आएगी, खत्म हो जाएगा। करेक्ट तो ऐसा म्यूजिक का फील्ड नहीं है। म्यूजिक का करेक्ट फील्ड उसका अलग है। मतलब यू नो अलग इट है। इज नॉट लाइक कि कभी, मतलब मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि मेहनत दोनों जगह पे है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि करेक्ट जो मंथली जॉब करते हैं वो मेहनत नहीं करते, बिल्कुल मेहनत करते हैं। पर मेरे को बोलने का मतलब ये है मुझे कि उनको एट द एंड ऑफ द मंथ उनका सैलरी कंफर्म मिलने वाला है। ये वैसा म्यूजिक में नहीं होता। म्यूजिक में अगर तुमको शोज मिलते हैं, अगर तुमको कोई काम आता है तो ही पैसा आता है, वरना तुम घर ऐसा पे ही बैठे रहते हो। वरना कहीं कोई भी यू नो ऐसा नहीं है कि भाई तुमने डेडिकेटेडली 4 घंटा किधर बजाया रोज के रोज और तुमको मंथ एंड में पैसा मिल गया। ऐसा म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं होता। तो ये नहीं सबसे होता। बड़ा चैलेंज है हर एक म्यूजिशियन को कि भाई उसको हम काम दे, उसको कुछ काम आए। वो काम करने के, वो बोलते हैं ना कि काम करने के लिए उसको अपने आप को उतना तैयार करना होता है कि काम आए। तो करेक्ट बोलना यही मतलब है कि मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ कि मेरे मैं इट इज नॉट इजी, और अभी भी हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बिल्कुल वाह सब अच्छा चल रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम है, ये है नहीं। मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भी बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, मैं भी बहुत लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी अपने अपने वीडियोस बना के भेज रहा हूँ कि सर प्लीज सुन लीजिए, अगर कहीं कोई चांस होगा मेरे लिए तो प्लीज बताइए सर। तो इट इज ऑलवेज अ यू नो इट इज ऑलवेज अ प्रोसेस of finding something. It is never going to stop because ऐसा राइट। नहीं है कि भाई हाँ, क्योंकि मैं अभी भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पिछले 3-4 साल से अगर मैं प्रोफेशन में आया हूँ तो इट इज वेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी डिफिकल्ट कि बहुत लेट आया हूँ प्रोफेशन। मेरे पहले ऑलरेडी 15-15 20-20 साल से सितार के फील्ड में लोग बैठे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, ऑलरेडी लोगों के सामने है। उनको उनके सामने मैं बिल्कुल नया हूँ। इट्स लाइक अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। वो बोलते हैं ना न्यूबॉर्न चाइल्ड एकदम न्यू बॉर्न चाइल्ड, बिल्कुल कि उसको कोई ये नहीं आता। तो आई विल, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सबका ब्लेसिंग, सबका गुड विश मेरे साथ रहे ताकि मैं अच्छी सितार बजा पाऊँ, लोगों को अच्छा लगे मेरी सितार। बस यही मैं बोलता रहा हूँ। और मेरे अपने बारे में बोलना है तो इट इज वेरी स्ट्रगलिंग। मैं बोलूँ कि इट इज नॉट इजी। पर एक चीज है कि भाई हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कि बहुत फैमिली से प्रेशर होता है, क्योंकि क्या है, लड़का हो तो हमारे जैसे इंडियन, हमारे जो एक सोच है कि भाई लड़का अगर घर पे बैठा रहे तो क्या होगा, नहीं चलेगा। लड़का अगर कमाता नहीं है तो तुम्हारे बिल्डिंग वाले ही आजू बाजू में बोल देंगे, तुम्हारे बिल्डिंग वाले छोड़ो तुम्हारे रिश्तेदार ही बोलना चालू कर देंगे। और वो मेरे साथ भी हुआ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मेरे मेरे मतलब इसमें झूठ बोल, मैं भी सोच दिया हूँ कि जो भी है ब्लंटली सामने सामने, जो किसी का डर नहीं यस। कुछ। क्योंकि मेरे को इतना पता है कि सच्चाई की कभी मतलब कोई टेंशन नहीं होता जब अगर कोई सच्चा बोलता है। तो मैं अगर यस। सच्चा सच्चा बोलने जाऊँ तो मैंने भी ये फेस किया। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने ये बहुत फेस किया कि भाई क्रिटिसिज्म हुआ कि अरे तू सितार में क्या करेगा। और मतलब यू नो लुकिंग एट योर एज, यस व्हाट यू नो या द टाइम यू हैव कम इनटू सितार, तू अभी क्या करेगा, तेरा शादी, फिर ये, फिर पैसे कैसे कमाएगा, फिर घर पे क्या करेगा, घर कैसे चलेगा। तो यू नो वही तो वही अपनी। दिस इज हाँ। ये बहुत डिप्रेसिंग होता है एज अ पर्सन कि जब कोई कुछ करने जाता है या फिर जब कोई करने की सोचता है
तो तुमको सपोर्ट करने के जगह पे उल्टा आपको मिलता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और ये मेरे साथ भी हुआ, मेरे खुद की फैमिली, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ये क्या करेगा, म्यूजिक में कुछ नहीं है, क्यों कर रहा है, कुछ और करना चाहिए, यू नो। तो तो इन सबको मैंने सुना, मैंने ये नहीं किया, मैंने सबको सुन लिया, और मेरे को जो करना है वो मैं कर ही रहा हूँ, और वो भगवान के आशीर्वाद से ही हो रहा है, मेरी माँ के आशीर्वाद से हो रहा है, तुम जैसे फैंस है उनके आशीर्वाद से हो रहा है, ब्लेसिंग से हो रहा है। तो दैट्स it is something like it is a war, it is a war within yourself। तुमको खुद से झगड़ा करना होता है कि तुमको क्या करना है जिंदगी में। लोग तो बोलते रहेंगे ना। यस, दैट्स व्हाट के सुनो सबकी पर करो आपकी। हाँ, पर yes. ये सोचना बहुत जरूरी है कि इसमें तुम्हारा फायदा है कि नहीं फायदा है। बस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो नहीं। या कि तुमको अच्छा। क्योंकि क्या होता है फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मतलब क्या है ना, अभी 4 साल लगे पड़े हैं, 10 साल लगे पड़े हैं, भाई हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होता है। मतलब हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, हम लोग बस 10 साल वेस्ट हो गए लाइफ के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि कभी कभी इंट्रोस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, अपने आप को देखना कि भाई मैं सही में कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कितना कर पाऊंगा, मेरा लिमिटेशन कितना है। जैसा मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं बहुत लेट आया हूँ सितार में, तो मैं उस तरह से नहीं बजा पा रहा हूँ जिस तरह से मेरे उस्ताद जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मुझे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि वो एक नजर से देखते हैं कि मंदार ऐसा बजा पाएगा, शायद मेरे हाथ से वो बज नहीं पा रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं भी बहुत लेट आ गया हूँ, हाथ में बहुत कड़कपन आ गया है, या फिर मैंने इतने जगह से सितार में, मतलब बोलते ना कि अलग अलग लोगों से सितार सीख के आया हूँ। तो देयर इज ऑलवेज अ मेंटल फ्रेमवर्क कि ये ऐसा है, ऐसा है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जब तुम बच्चे होते हो ना, तब ये चीजें सीखना शुरू हो जानी चाहिए, कि जब बड़े होते हो ना, कि तुम्हारी सोच अपने आप को रोक देती है। जब बच्चे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में सोच नहीं होती, तुम्हारा उस्ताद बोलता है कि भाई ये तुमको 50 बार बजाना है, तो वो 50 बार बजा देता है, वो बजाना क्वेश्चन नहीं करता। हाँ, क्वेश्चन नहीं करता कि क्यों बजाना है, इतनी बार क्यों बजाना है, एक ही बार क्यों नहीं। ये जब बड़े होते हैं ना, तब ये 50 दिमाग सवाल में आते हैं, सवाल दिमाग में आते हैं। राइट। तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो एक लिमिटेशन अगर मैं सबके लिए बोलूंगा, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो मैं बोलूंगा कि बस अंधे के जैसे भागो मत। एक अपने आप, मुझे जैसा मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मेरा लिमिटेशन एक देख लिया कि भाई मैं इतने हद तक जाऊंगा, मैं इतना स्पीड में मैं बजा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर नहीं बजा सकता। कोई और बजा सकता है तो वाह वाह बहुत अच्छी बात है, पर मैं नहीं बजा सकता। क्योंकि क्या है ना, मैं उसको फॉलो करने के पीछे ना, मैं जितना मैं बजा रहा हूँ उतना बिगड़ जाएगा वो। मैं जितना बजा पा रहा हूँ उतना खराब हो जाएगा। तो जितना मैं अच्छा बजा पा रहा हूँ या जितना मैं अच्छा बजा सकता हूँ, मैं उतना बजाऊंगा। क्योंकि क्या है ना, यू जस्ट सी समबडी एल्स, अरे वो कितना जोर से बजा रहा है, अरे वो कितना फास्ट बजा रहा है, अरे वो ऐसा कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम दर चालू करते हो और फिर कुछ भी नहीं होता। जितना भी तुम अच्छा बजा हुए होते हो ना, वो भी चला जाता है। तो तुम्हारा तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि भाई इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम किधर तक जा सकते हो। एवरीबॉडी हैज इट्स ओन क्वालिटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोगों ने फास्ट बजाए तो ही लोग वाह वाह करेंगे, नहीं। करेक्ट। तुम थोड़ा सा बजाओ, अच्छा बजाओ, लेकिन अगर दिल को सुकून लगे, और शायद तुम्हारे सितार बजाने से दिल को सुकून लगे, तो वाह और कौन चाहिए। तो लोग बोलेंगे ना, अगर सुकून चाहिए तो भाई मंदार की सितार सुनो या फिर किसी और की सितार सुनो। तुम बोलते ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। yes. So this is how you will categorize yourself. You will not be like कि यही ऐसा भागना नहीं है। तो मैं सबको यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपने में एक अलगपन है, तो वो अलगपन पहचानने की कोशिश करो। हर एक जन में अलगपन है। तो that is what I will say, and it is a struggle, it is a war, it is not simple for me at least। मेरे लिए, मैं अपने आप को बोलूँ तो मेरे लिए बहुत तकलीफ से मैं गुजरा हुआ हूँ, बहुत स्ट्रगल किया है। दिन रात सबको रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, मेल्स भेजता रहा हूँ कि भाई, और मैं भी, ये जाहिर है कि मैं बहुत नया हूँ ये फील्ड, नया हूँ, तो it will take time to set things। वही आपके जो स्ट्रगल डेज है वो शायद हमने देखे हैं, शायद ऐसा मैं बोल सकता हूँ। पूरी स्ट्रगल नहीं देखी, पर यस, व्हेन नाउ अगेन लेट अस कम बैक टू सितार प्लेइंग। अच्छा, जो भी करंट सिचुएशन पे जो है, जो हमारे दो बड़े दिग्गज कलाकार, हमारे ऋषि कपूर साहब और इरफान सर,
जो हाँ जी। हाल ही में हम सबको छोड़ के दे हैव बीन टू हेवन। सो सिचुएशन को अगर हम बोले ना कि एक डेडिकेशन का कुछ उनको देना चाहेंगे, बिकॉज इट वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ आवर व्यूअर्स। सो I will dedicate it at the end of सो this show. मैं हाँ, उनको ध्यान यस में यस रखूंगा. I'll यस keep it in नाउ mind कि ये हमारा जो कुछ प्रोग्राम जब भी ये हाँ होगा, एंड होगा, यस तो मैं ऐसे करूंगा कि उनको मैं श्रद्धांजलि के तौर पे सो मैं कुछ एंड में बजाऊं. यस सो बीच में अभी सर एक 2 से 3 कुछ बॉलीवुड कमर्शियल हिट्स सर आपकी तरफ से हो जाए, ताकि कुछ व्यूअर्स को भी इंजॉयमेंट मिल और जाए। बॉलीवुड एंड या फिर आप कोई इंटरनेशनल सॉन्ग्स भी अगर प्ले कर सको, यस, फेमस जो सुन के। गेम ऑफ थ्रोन्स है या गेम ऑफ थ्रोन्स है, डिस्पैसिटो है। आपका कोशिश डेस्पासितो करता भी हूँ, काफी फेमस है। करेक्ट। कोशिश करता हूँ मैं. ये जो गाना है मेरा, ये मेरा बहुत फेमस, बहुत ये गाना बहुत फेमस हुआ है, और बहुत अच्छा लोगों ने इसको सराहा है, और मैंने भी बहुत इसको पसंद किया है. तो I'll play that for you. Hope you all enjoy. यस सर। ये पता है गाना? यस 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 सर, यस सर। जह नसीब। क्या बात.
तो थोड़ा सा ऐसा मैंने कोशिश किया, थोड़ा सा एक मेडली बजाने की। करेक्ट। काफी काफी अच्छा था, काफी मजा आया। एंड वही के एक रस के कमर की भी मैं रिक्वेस्ट लेके आने वाला था, पर उसके पहले आपने प्ले कर दिया प्ले है, कर दिया है। सो एडवांस थैंक यू उसके लिए। सो व्यूअर्स को भी काफी पसंद आई आपकी ये मेडली। एंड थैंक यू सो मच। बस यही के बस कि हमारी जो बात थी कि बॉलीवुड के दो बड़ी सेलिब्रिटीज जो आज हमारे साथ नहीं है, तो उनके लिए एक जो डेडिकेशन जो था वो देके हम इस शो को आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो एक डेडिकेशन फॉर दोस टू बिग सेलिब्रिटीज। ओके, तो जैसा मैं बोला हूँ कि लास्ट टाइम मैंने ये किया था कि लास्ट टाइम भी मैंने एक शो में मैंने प्ले किया था। आई वुड कंटिन्यू द सेम फॉर्मेट ये शो में भी, कि लास्ट टाइम मैंने भैरवी बजाई थी लास्ट में, जो प्रोग्राम एंड किया था, और वो भैरवी मैंने डेडिकेट की थी श्री ऋषि कपूर साहब को और हमारे सबसे प्यारे इरफान खान साहब को। कि मुझे ऐसा ऐसा मुझे लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि भैरवी ये ऐसा थोड़ा सा मैं बताऊँ उसके बारे में। भैरवी ऐसी चीज है कि उसमें सारे नोट्स लगते हैं, 12 के 12 जो मैंने आपको पहले गिनवाए थे ना, यस, 5 ऐसे 5 वैसे, और एक जो पंचम और षडक। तो ये जो 12 के 12 नोट्स है, इट इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑल द म्यूजिक, एंटायर म्यूजिक इसी 12 नोट्स में है अपना जो नॉर्थ इंडियन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ अगर अगर ऑफरिंग करना है तो ये 12 नोट्स के साथ हमें कुछ ऑफर करे, तो ये पूरी श्रद्धांजलि होगी। तो मैं कोई गाना या कोई ऐसा बजा के खत्म बोलते ना कि प्रोग्राम एंड नहीं करना चाहता। मैं एक सभी को ये भैरवी का एक पीस उनके लिए, उनके याद में उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। कि और ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जहाँ पे भी वो
वो है, जहाँ पे भी उनका जो आफ्टर लाइफ हम बोलते हैं वो, प्लीज गिव बोथ ऑफ देम अ वेरी गुड आफ्टर लाइफ। और जहाँ पे भी है वो खुश रहे, खुश खुश होंगे, ऐसा मैं आई बिलीव कि वो खुश होंगे। और भगवान से करेक्ट। यही प्रार्थना करूंगा कि जस्ट मेक एवरीबडी हैप्पी एंड मेक पीपल हैप्पी हु आर इन हेवन। सब सभी को अच्छा रखे। और एंड जैसा हम जानते हैं कि प्रोग्राम का एंड है, तो सभी से मैं यही दरख्वास्त करूंगा, ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज कि आपकी गुड विशेस, आपके ब्लेसिंग्स मेरे साथ हमेशा रखे, ताकि मैं और अच्छी सितार बजा पाऊँ और ज़्यादा लोगों को मैं मेरी सितार सुना सकूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सितार सभी को पसंद आए, ऐसे सितार मेरे हाथ से बजे। इसी बात के लिए आप सभी से ये दुआ करता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसे ब्लेसिंग्स और ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। बहुत बहुत आगे तरक्की करनी है, तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी। और सभी लोगों को बोलना है कि प्लीज़ कोई भी डरो मत, और बस हिम्मत रखिए। और बहुत बहुत ही जल्दी मुझे पर्सनली ऐसा इंट्यूशन फील हो रहा है कि बहुत ही जल्दी हम इस जो ये समस्या है हम सभी के सामने, बस ये उसमें से हम बहुत ही जल्दी बाहर आएंगे, और सभी खुशहाल और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बाहर आएंगे। और फिर से एक बार हम सब आपके सामने आ पाएंगे, आपके सामने समक्ष रूबरू होके फेस टू फेस हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल यकीन है, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। करेक्ट। तो वंस अगेन, नॉट अ फर्दर नथिंग मोर टू से। बस यही है कि आशा करता हूँ आपको मेरा म्यूजिक पसंद आया हो। अगर कोई भूल चूक हो जाए, अगर भूल चूक हो गई हो, तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। और अ, बस भैरवी भैरवी का एक छोटा सा एक आपको बजा के, इट्स एन ऑफरिंग, इट्स अ म्यूजिकल ऑफरिंग टू द सोल्स हु हैव डिपार्टेड टू द हेवन, ऋषि कपूर साहब एंड इरफान खान साहब। तो उनकी याद में एक छोटा सा भैरवी का पीस। और ये भैरवी का पीस बहुत उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो भैरवी का पीस मैं बजा रहा हूँ, वो एक मराठी भजन है। मराठी का एक सेइंग है, बोलते ना, एक कहावत जैसा कि ओके। उसका एक वर्ड जैसा है कि आम्ही भी घडलो तुम्ही भी घडा ना। ओके। इतना इतना ही है उसका, जितना मुझे पता है। उसके बाद का अगर होगा तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ही पता है। और मुझे ये इतना इतना लाइन बहुत टच कर गया, छू गया मुझे, कि आम्ही भी घडलो तुम्ही भी घडा। मतलब यस। इसका मतलब ऐसा होता है कि मैं तो संवर गया, अब वक्त है तुम्हें संवरने का। तो यस। यस। करेक्ट। इट इज अ सेइंग फ्रॉम अ सेंट बेसिकली। करेक्ट। ये संत के मुख से आई हुई वाणी है कि उनका जीवन तो संवर गया, वो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन भी संवर जाए। आम्ही भी समझ घडलो तुम्ही भी घडा ना। गया।
ये उस्ताद नीलाद्री कुमार जी ने बजाया हुआ है, भैरवी। यस। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए और आपका एकदम इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए, सो आप ज्वाइन हुए उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। थैंक माय यू प्लेजर, ऑलवेज माय प्लेजर। थैंक यू। ओके सर, Okay. स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कंटिन्यू प्लेइंग दिस मैजिकल सितार। एंड सो गाइज, आप ऑडियंस को भी थैंक यू, आप लोग यहाँ पे आए, हमको सपोर्ट किया। होप हमारा ये एफर्ट्स आपको अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज आप तक लाते रहेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड, ये पेज पे रहिएगा, बिकॉज हम आगे भी ऐसे ही और सक्सेस स्टोरीज लाएंगे। हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू इज ऑलरेडी शेड्यूल्ड इन 2-3 days, वो आपको डेफिनेटली ये पेज चल जाएगा। Yes. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड अगेन मंदार सर, थैंक यू कि आप हमारे साथ ज्वाइन हुए और हम जैसे बच्चे लोग को आपने मोटिवेट किया कि विल डू दैट। Thank you. एनी टाइम, बच्चे लोग क्या, हम लोग सब एक साथ किए, एंड इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। कभी भी आप बोलो, इट इज ऑलवेज माय प्लेजर टू बी विद यू ऑल गाइस। कम ऑन। Yeah. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, audience. Bye. We'll meet you soon. Bye.